नमस्कार एंड गुड इवनिंग। जस्ट हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं गीत उदय सैनी स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है स्ट्रेट टॉक का। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इन्वायरमेंट, प्रकृति को लेकर जो चिंता का समय है, क्लाइमेट क्राइसिस जो है उस पर लगातार हम इस प्रोग्राम के माध्यम से कुछ जानकारियां भी पहुंचा रहे हैं। डिस्कशन प्रोग्राम्स भी लगातार हो रहे हैं। अभी बीते शनिवार ही COP26 अभी क्योंकि शुरू तो नहीं हुआ था, लेकिन कहें कि इस पर एक गहन चर्चा, जो चुनौतियां हैं उस पर लगातार जो है ग्लोबल लीडर्स की बात लगातार हो रही है। सो उस पर हमने एक प्रोग्राम किया और अब क्योंकि COP26 की औपचारिक जो शुरुआत है वो अब हो चुकी है और तमाम जो ग्लोबल लीडर्स हैं वो पहुंचे हैं COP26 में हिस्सा लेने के लिए और औपचारिक शुरुआत हुई है। तो आप कह सकते हैं कि आज का जो हमारा विषय, जब हम COP26 पर एक बार फिर से चर्चा कर रहे हैं, सो उस प्रोग्राम का ये कॉन्टिन्यूएशन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन यानी कि COP26, इसकी औपचारिक शुरुआत हो गई है और अब क्योंकि 200 देशों के प्रतिनिधि वैश्विक स्तर पर जो एक बढ़ता हुआ टेम्परेचर है दुनिया में, उस पर साझा चुनौतियों से निपटने पर ही एक डिस्कशन जो है वो हो रही है। अपने अपने एजेंडे इस सम्मेलन में रखे जा रहे हैं। ये 12 नवंबर तक यूं ही चलता रहेगा। बड़ी बात यह है कि ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लक्ष्य को जीवित रखना है और उसी के लिए ये सम्मेलन हमारे लिए, पूरी दुनिया के लिए, क्या हम कहें कि आखिरी और सबसे अच्छी उम्मीद है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतारेस, उन्होंने ग्लासगो सम्मेलन के विफल होने की आशंका पहले ही जता दी। अब G20 के नेताओं से पिछले हफ्ते ही गुतरेस ने कहा था कि ग्लासगो से कुछ हासिल के होने की उम्मीद नहीं है। ग्लासगो शिखर सम्मेलन में हम देखते हैं कि दुनिया भर के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, नेता हैं, वो शामिल हुए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन, जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल। सवाल ये है कि ग्लासगो सम्मेलन, इसकी औपचारिक शुरुआत हो चुकी है, लेकिन इसका जो हल है, जिसे निकालने के लिए ही ये लीडर्स यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, ये हल निकलेगा कैसे? और जलवायु खतरों से निपटने को लेकर G20 देशों के पास क्या कोई ठोस रणनीति है भी या फिर नहीं? आज स्ट्रेट टॉक होगा इसी विषय पर। आइए करते हैं शुरुआत आज के स्ट्रेट टॉक की। ग्लासगो लगातार चर्चाओं का विषय बना हुआ है और यहाँ पर हम आपको ज़रूर बताएंगे कि ग्लासगो जो है वो क्लाइड नदी के किनारे बसा हुआ है और ये कभी स्कॉटलैंड के जो औद्योगिक गौरव है उसके लिए जाना जाता था। तो अब ये ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए एक लॉन्च पैड के तौर पर आप कह सकते हैं कि अपनी पहचान बना रहा है और यही खासियत भी है कि इस शहर को संयुक्त राष्ट्र के जलवायु सम्मेलन COP26 के लिए उपयुक्त शहर बनाती है। ग्लासगो में ही क्लाइमेट समिट के दौरान दुनिया के नेता एकजुट हुए हैं और इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि वो अपने देश में जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाने वाली जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उसके एमिशन को किस तरीके से कम करेंगे। पीएम मोदी ने भी आज भारत सहित अधिकतर विकासशील देशों के लिए जलवायु को एक बड़ी चुनौती करार देते हुए क्या कुछ कहा है। आइए सुनते हैं उनके एड्रेस को। हम ये भी सुनेंगे कि अमेरिकी राष्ट्रपति, उन्होंने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा, और ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन है, उनका भी क्या कुछ कहना रहा, जो लगातार क्लाइमेट क्राइसिस पर अपनी बात बड़ी मुखरता से रख रहे हैं। आइए सुनते हैं तीनों को। पहले फ्रेंड बोरिस, थैंक यू। वैश्विक क्लाइमेट डिबेट में एडप्शन को उतना महत्व नहीं मिला है जितना मिटिगेशन को। यह उन विकासशील देशों के साथ अन्याय है जो क्लाइमेट चेंज से अधिक प्रभावित है। भारत समेत अधिकतर विकासशील देशों के किसानों के लिए क्लाइमेट बड़ी चुनौती है। क्रॉपिंग पैटर्न में बदलाव आ रहा है। बेसमय बारिश और बाढ़ या लगातार आ रहे तूफानों से फसलें तबाह हो रही हैं। पेयजल के स्रोत से लेकर अफोर्डेबल हाउसिंग तक सभी को क्लाइमेट चेंज के खिलाफ रेजिलिएंट बनाने की जरूरत है। एक्सेलेंसी, इस संदर्भ में मेरे 3 विचार हैं। पहला, एडप्टेशन को हमें अपनी विकास नीतियां और परियोजनाओं का मुख्य अंग बनाना होगा। भारत में नल से जल, टैप वाटर फॉर ऑल, स्वच्छ भारत, क्लीन इंडिया मिशन और उज्ज्वला क्लीन कुकिंग फ्यूल फॉर ऑल जैसी परियोजनाओं से हमारे जरूरतमंद नागरिकों को
एडप्टेशन बेनिफिट्स तो मिले ही हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी सुधार है। दूसरा, कई ट्रेडिशनल कम्युनिटीज में प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहने का ज्ञान है। हमारी एडप्टेशन नीतियों में इन पारंपरिक प्रैक्टिसेस को उचित महत्व मिलना चाहिए। ज्ञान का ये प्रवाह नई पीढ़ी तक भी जाए, इसके लिए स्कूल के सिलेबस में भी इसे जोड़ा जाना चाहिए। लोकल कंडीशन के अनुरूप लाइफस्टाइल्स का संरक्षण भी एडप्टेशन का एक महत्वपूर्ण स्तंभ हो सकता है। तीसरा, एडप्टेशन के तरीके चाहे लोकल हो, किंतु पिछड़े देशों को इनके लिए ग्लोबल सपोर्ट मिलना चाहिए। लोकल एडप्टेशन के लिए ग्लोबल सपोर्ट की सोच के साथ ही भारत ने कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिस्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI की पहल की थी। मैं सभी देशों को इस इनिशिएटिव के साथ जुड़ने का अनुरोध करता हूं। धन्यवाद। We've had a reasonable G20, but there is a huge way still to go. And above all, we need the political will in Glasgow to make those commitments and to keep alive the hope of restraining the growth in our temperatures to 1.5 degrees. इनके एड्रेस का सार समझने की आज जरूरत है और सबसे बड़ी बात यह है कि ग्लासगो सम्मेलन हो रहा है, लेकिन इन तमाम बड़े देशों के इन ग्लोबल लीडर्स की भूमिका आखिर क्या है। और एक्शन प्लान्स तो देखिए यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, लेकिन इन एक्शन प्लान्स का ग्राउंड लेवल पर किस तरीके का इम्पैक्ट हमें आने वाले समय में दिखेगा। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि जब UN के चीफ ये कहते हैं कि हम भीषण जलवायु आपदा की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली ये सभी के लिए चिंता का विषय तो होना ही चाहिए। खैर, ये जरूर देखना होगा कि दुनिया के ये जो ग्लोबल लीडर्स हैं इसे गंभीरता से लेकर भविष्य में जरूरी कदम उठाते हैं या नहीं, क्योंकि शुरुआती संकेत जो है वो उत्साहजनक नहीं है और वर्तमान में सभी देशों की जलवायु से रिलेटेड राष्ट्रीय स्तर की जो प्रतिबद्धताएं हैं वो ज्यादा बढ़ जाती हैं। लेकिन इसके बावजूद इस सदी के एंड तक पृथ्वी के वैश्विक तापमान में 2.7 डिग्री सेल्सियस की औसत वृद्धि का क्योंकि अनुमान है और एक रिपोर्ट में भी इसका दावा किया गया है और कहा गया कि 30 सितंबर तक भी जितने भी देशों ने अपनी राष्ट्रीय योजनाओं को उजागर किया या जिन्होंने नहीं किया, इन सबको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि 2100 तक 2100 तक पृथ्वी के जो तापमान में 2.7 डिग्री वृद्धि की लगभग ये इतना फिगर तो तय है और इसे अब घटाना है और इसके लिए ही इस तरीके के सम्मेलन लगातार हो रहे हैं। कुछ समझौते पहले भी हुए, लेकिन एक्शन प्लान जो है उस पर बनता बिगड़ता ही देखा है। किसी ना किसी दूसरे देश का डंगा हमेशा से सामने आता रहा है। सो ग्लासगो उस के तहत कितना सक्सेसफुल हो पाएगा, इस पर आज चर्चा हमारी होगी और बाकायदा इस पर हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं जो इसे लगातार फॉलो कर रहे हैं, इस समिट को फॉलो कर रहे हैं। तो उन पर से कुछ सवाल जवाब होंगे और डिस्कशन उनके साथ होगी। सो फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पे रुकेंगे। सो कहीं जाइएगा नहीं, तुरंत लौटेंगे प्रोग्राम स्ट्रीट टॉक में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं मेरे साथ स्ट्रीट टॉक और स्ट्रीट टॉक में ग्लासगो जलवायु सम्मेलन की बात आप कह सकते हैं कि शनिवार को भी लगातार हमने इस पर बात की और ये उस प्रोग्राम का कंटिन्यूशन है। और पहले भी हमने इस बात पर जब चर्चा की थी तो सवाल ये उठे थे कि ग्लासगो सम्मेलन हो रहा है, लेकिन जो चिंताएं हैं उसका समाधान आखिर निकलेगा कैसे, क्योंकि यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात यह है कि भारत और अफ्रीका के तमाम विकासशील जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके लिए ये चिंताजनक माहौल है। ये वो देश हैं जिनके पास तेजी से गर्म हो रही दुनिया के प्रभावों को कम करने या उसे अनुकूल होने के लिए जो जरूरी सोर्सेस हैं वो नहीं है या उसकी शॉर्टेज काफी है। सो यहाँ पर भूमिका उनकी भी इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो विकसित देश हैं, उनकी भी भूमिका आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। सो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ डिस्कशन करने के लिए मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए उनका वेलकम करते हैं और उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। प्रोफेसर विनोद कुमार जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, एनवायरमेंट एक्सपर्ट, और सबसे बड़ी बात है कि प्रकृति को लेकर उनकी जो चिंताएं कहें और अभी फिलहाल जो COP26 हो रहा है उसको भी वो लगातार फॉलो कर रहे हैं और ही हैज सो मेनी कहें इंफॉर्मेशन जो आज हमारे साथ वो शेयर करने वाले हैं इस COP26 सम्मेलन को लेकर। सो आइए उनका वेलकम करते हैं। सर,
बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद द शो। धन्यवाद। सर, ग्लासगो सम्मेलन, जलवायु सम्मेलन की बात आज की, और आपने भी देखा कि जो एड्रेस अभी फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिया गया है, हालांकि एजेंडा उनका क्या रहने वाला है इसको लेकर चर्चाएं पहले ही हो रही थी, और इनफैक्ट जो तमाम वो देश, कहीं हम अमेरिका की बात करें, हम यहाँ पर ब्रिटेन की बात करें, इनके जो एजेंडे हैं अभी फिलहाल इस सम्मेलन को लेकर वो पहले ही उजागर हो चुके हैं। खैर, हम उनके सार को समझने की ज़रूर कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ग्लासगो जलवायु सम्मेलन, ये अभी फिलहाल की जो परिस्थितियां हैं पूरी दुनिया में, उसके तहत ये क्यों अहम है? देखिए, क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है, और अगर हम उस रियलिटी को आज एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो बहुत बड़ी संख्या में इंसानों के और बाकी जानवरों के मारे जाने की संभावना है। और जो अभी हो रहा है, दिख रहा है, ऐसा नहीं है कि ये भविष्य में होने वाली कोई घटना है। अभी ऑलरेडी ये चीजें हो रही हैं। अभी मैं बगदाद के ऊपर एक रिसर्च पेपर देख रहा था, तो वहां पर टेम्परेचर 61.6 डिग्री तक जा रहा है। इसका मतलब है कि वो इतना ज्यादा गर्म हो गया है कि कुछ सालों में वो अपना खाना भी नहीं उगा पाएंगे, और भुखमरी की कगार पे ऑलरेडी बहुत सारे देश हैं। इसकी वजह से जो न्यूट्रिशन है खाने में, क्लाइमेट चेंज की वजह से वो भी डिप करता जा रहा है, नीचे जाता जा रहा है, जिसकी वजह से हमें बेसिक न्यूट्रिशन भी नहीं मिलने वाला है। इसके अलावा जो क्लाइमेट है उसके वजह से लाखों लोगों को माइग्रेट होना पड़ सकता है। हमारी मुंबई और जो कोस्टल बेल्ट है वो भी समुद्र में समा सकता है। तो अगर आज हम नहीं जागते हैं तो फिर बाद में जागने के लिए हमारे पास समय नहीं रहेगा। और हमें बहुत सारे लोगों को लगता है कि 1.5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके जो इफेक्ट होते हैं 0.1% बढ़ने के भी, वो बहुत ज्यादा होते हैं। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है उसके इम्पैक्ट में। तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि हम टेम्परेचर को एक लिमिट के अंदर रखें और जो कार्बन इमिशंस है उसको कम करें। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जो सरकारें या कंपनियां जो बोल रहे हैं कि हम कार्बन उत्सर्जन कम करेंगे, असल में वो उस कार्बन के उत्सर्जन पे ही जी रहे हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं कि अगर इंडिया में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर वो जोर नहीं देते हैं, क्योंकि अगर पर्सनल गाड़ियां नहीं बिकती हैं तो बहुत बड़ा रेवेन्यू सरकार को नहीं मिलता है। तो एक ऐसा मामला है कि आप शेर से पूछ रहे हैं कि क्या हिरण को बचाने के लिए आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। ठीक है, लेकिन क्योंकि क्लाइमेट क्राइसिस, उस पर फिलहाल अभी चर्चा नहीं, बहुत पहले से ही हो रही हैं। सर, मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि एक इंटरनेशनल फोरम पर आज जब ये सम्मेलन हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब हम क्लाइमेट एक्शन की बात करते हैं, फिलहाल अभी इसकी क्या रफ्तार है और इस रफ्तार को आगे बढ़ाने की और कितनी ज़रूरत है, और ये कितना समय भी लेने वाली है? देखिए, क्लाइमेट चेंज के बारे में हम लोग बहुत सालों से जानते हैं, और इसके बारे में हमें ये भी पता है कि इसको अगर हमने कंट्रोल नहीं किया तो इसके जो परिणाम होंगे वो बहुत गंभीर होंगे। अगर आप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की बात करें, जो अभी COP 26 हो रहा है, इससे पहले पेरिस एग्रीमेंट भी हुआ था और उसमें भी बहुत सारे वादे किए गए थे, लेकिन धरातल पे वो वादे टिकते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। वहां पे भी वादा किया गया था कि हम बहुत बड़ा फंड इकट्ठा करेंगे जो गरीब कंट्रियों के लिए, जो डेवलपिंग अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनको हम देंगे। अभी भी वही वादे हो रहे हैं कि हम $100 बिलियन पर ईयर का कंट्रीब्यूशन करेंगे, लेकिन असल में मुझे अभी तक कोई ऐसा ठोस धरातल पे कोई चीज दिखा नहीं कि किसी कंट्री ने, अमीर कंट्री ने, डेवलप्ड नेशन ने बहुत बड़े लेवल पे कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से बचने के लिए, या उसने बहुत बड़ा फंड खर्च किया हो, या बहुत बड़े लेवल पे प्लांटेशन किया हो, या जो बड़ी पॉपुलेशन है उसको सपोर्ट करने के लिए कुछ खास किया हो। तो अगर हम इसके टू द पॉइंट जाएं तो बहुत कम लोगों ने एफर्ट किए हैं। पिछले अगर ट्रम्प साहब की बात करें तो उन्होंने तो लगभग यही बोल दिया था कि ये फेक है, इसमें हमें विश्वास करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके की स्टेटमेंट उन कंट्री से आ रही है जो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि इसको हम बोल रहे हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, लेकिन एक सबसे बड़ी पार्टी इसमें मिसिंग है, चाइना और ब्राजील। चाइना 30% के करीब कार्बन इमिशन करता है,
और उन्होंने लगभग मना कर दिया है कि हम इसमें पार्टी नहीं है, हम अपने लेवल पे अपना जो पोल्यूशन है वो कंट्रोल करेंगे। कुछ दिन पहले अपने कोयले की सप्लाई इंडिया और चाइना में और पूरी दुनिया में उन्होंने कम भी किया और उसके नतीजे पता लगा कि ब्लैकआउट होना चालू हो गया है। इसका मतलब ये है कि आज भी हम कोयले पे बहुत बड़े कनेक्शन लगता है वो बार बार टूट रहा है। इंटरनेशनल बाकी आप कंट्रियों की बात करें, वो भी इतना डेस्परेट नजर नहीं आती हैं जितना होना चाहिए उनको इस मुद्दे को लेके। जी। और जो टेक्नोलॉजी है उसमें इम्प्रूवमेंट बहुत ही स्लो है। अगर ये टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता है अमीर कंट्रियों से गरीब कंट्रियों की तरफ, अंडर डेवलप्ड कंट्रियों की तरफ, तो यहाँ पे अमीर कंट्रियों ने जो डेवलप्ड हो चुके हैं ऑलरेडी, उन्होंने तो जब उन पे कब्जा किया था पुअर नेशंस पे, वहां से लूट के अपना घर तो उन्होंने ठीक कर लिया है। लेकिन अब वो बोल रहे हैं कि आप डेवलप मत होइए क्योंकि हम हो चुके हैं और आपकी वजह से भी गर्मी बढ़ सकती है। तो ये आर्ग्यूमेंट भी एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि बहुत बड़ी जनसंख्या इंडिया में, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जो थर्ड वर्ल्ड नेशंस हैं, इसमें गरीबी के अंदर है। भुखमरी और जो अभी भुखमरी के इंडेक्स आते हैं उसमें इंडिया का 101 नंबर होता है, जो बहुत ही पैथेटिक है। अगर हमने कार्बन इमिशन जो ऑलरेडी हम पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो 7% ही कर रहे हैं, और अगर उसको हम नहीं बढ़ाते हैं तो भी दिक्कत है, अगर बढ़ा देते हैं तो भी दिक्कत है। तो इसके लिए हमें ग्रीन इकोनॉमी पे शिफ्ट होना पड़ेगा, और वो भी बहुत रैपिड तरीके से। ग्रीन इकोनॉमी का सिंपल मतलब है कि आप अपने उन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए जिससे कार्बन उत्सर्जन बहुत ज्यादा होता है, और उनके रिप्लेसमेंट में ऐसी चीजें लेके आइए जिनकी वजह से कार्बन उत्सर्जन भी कम होगा और डेवलपमेंट भी हो जाएगा। इसके लिए जैसे सबसे अच्छा जो प्लांट हमारे देश में हो सकता है वो है बैम्बो, बांस। बांस बहुत ही रैपिड बढ़ने वाला पौधा है, कार्बन सिंक बहुत रैपिड करता है और वो नॉन स्टॉप बढ़ता ही रहता है। तो कार्बन सिंक करने के लिए ऐसे पौधे के ऊपर हम जा सकते हैं। बांस से हम फर्नीचर बना सकते हैं, एथेनॉल बना सकते हैं जिससे गाड़ियां चला सकते हैं। तो हमारा डायरेक्ट कोयला और जो फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंसी है वो भी कम हो सकती है। इसके अलावा हम जो प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हमें बंद करना ही होगा किसी। कनेक्शन की यहाँ बार बार दिक्कत आ रही है। हेलो हेलो जी विनोद जी, आपकी कनेक्शन की बार बार दिक्कत आ रही है। वी विल कम बैक टू यू। तो यहाँ पर प्रोफेसर विनोद जी हमें बता रहे थे कि लगातार क्योंकि एक टारगेट अब उसे अचीव करना है, और उस टारगेट को अचीव कैसे करना है उसके लिए एक एक्शन प्लान की यहाँ पर सबसे बड़ी ज़रूरत है। सो ये समिट जो है वो उसी के तहत हो रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो अपने अपने देश के एजेंडाज यहाँ पर फिलहाल रखे गए हैं और दूसरे देशों के भी एजेंडा हैं। यहाँ पर कई ऐसे देश हैं जो कार्बन एमिशन के लिए जाने जाते हैं और उसे कम उन्हें करना है, और बाकी देशों को भी संदेश देना है कि उस कार्बन एमिशन को, उत्सर्जन को कम कैसे करना है। बड़ी बात यह है कि जो खुद बड़ी जो कंट्रीज हैं, जो बड़ी डेवलप्ड कंट्रीज इस कार्बन एमिशन के लिए सबसे टॉप पोजीशन को ग्रैब किए हुए हैं, वो दूसरे देशों को यहाँ पर संदेश किस तरीके का देंगे। सो डेफिनेटली अभी इतना कहा जा सकता है, जैसे प्रोफेसर विनोद जी भी कह रहे थे कि स्थितियां बहुत ही प्रतिकूल हैं और उन्हें अनुकूल करने के लिए जो है वो काफ़ी समय लगेगा। सो ये एक बड़ी कहें आप बड़ी बुनियादी सी बात है कि समय जो है वो बीतता जा रहा है और जलवायु परिवर्तन की जो तेज़ी है उस तेज़ी से उस पर काम करने की यहाँ पर ज़रूरत है। सो डेफिनेटली 1.5 डिग्री सेल्सियस हो या फिर 2 डिग्री सेल्सियस, इन्हें अचीव करने के लिए जो एक टारगेट है, क्या वो अव्यवहारिक है, इस पर भी हम उनसे बात ज़रूर करेंगे, इस पर भी उनसे जो जवाब है वो लेंगे। लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पे रुक रहे हैं, लेकिन आपसे ये भी अपील करते हैं कि यदि आप इस प्रोग्राम से जुड़ना चाहें, कॉल कर किसी तरीके का सवाल प्रोफेसर विनोद जी से आप करना चाहें, अपना थॉट रखना चाहें, अपना ओपिनियन रखना चाहें, तो आप उसके लिए कॉल कर सकते हैं एंड यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस शो। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। स्ट्रेट टॉक में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। COP26 सम्मेलन हो या फिर इससे पहले भी आयोजित हो चुके तमाम सम्मेलन हो, सबकी प्रकृति ऐसी है कि कुछ देश मिलकर जो है वो इसे सक्सेसफुल नहीं बना सकते हैं, फिर चाहे वो उनकी भूमिका बहुत बड़ी हो या फिर उनकी ताकत भी बहुत ज़्यादा हो।
और ये आप भी अच्छे से जानते हैं, हम भी अच्छे से जानते हैं कि ये बात इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि इसके लिए कई ऐसी मिसालें जो हैं वो हम सबके आज सामने हैं। प्रोफेसर विनोद जी, ओवर टू यू। 1997 का हम क्योटो प्रोटोकॉल की बात करें, जिसमें भी तमाम जो टारगेट्स हैं वो अचीव करने की बात कही गई थी, एक्शन प्लान्स तैयार करने की कोशिश की गई थी उस वक्त भी, लेकिन हम देखते हैं कि उस वक्त भी ऑस्ट्रेलिया ने अड़ंगा डालने की कोशिश की थी और यानी कि जो उनकी ओर से मांग रखी गई थी, खैर हम उस पर तो नहीं जाएंगे, लेकिन ऐसा है कि बीच में हर्डल जरूर आ गया और उसके बाद पेरिस समझौता। आज जब देखिए COP26 की बात लगातार हो रही है तो पेरिस समझौते के साथ उसे कंपेयर जरूर यहाँ पर किया जा रहा है। और पेरिस समझौते की हम बात करें, पेरिस वार्ता के जो उस वक्त आयोजक थे, हम देखते हैं कि वो भी जब एक कुछ एग्रीमेंट्स बनाने की कोशिश उस वक्त की गई थी, तब भी आयोजकों को एक नाखुशी ही मिली थी, एक सबक उनको जो है वो मिल चुका है। सो अभी फिलहाल आपको क्या लगता है कि ग्लासगो में क्या लगता है कि वो जो एकता है जिसका होना एक्चुअल में बड़ा जरूरी है, क्योंकि एकता से ही सब कुछ अचीव किया जा सकता है, ग्लासगो में क्या आपको वो जो यूनिटी है वो नजर आती है? देखिए, यूनिटी तो नजर आती है, लेकिन आपको ऑन स्क्रीन क्या दिख रहा है उससे ज्यादा जरूरी है कि ऑन पेपर, ऑन पॉलिसी और ऑन ग्राउंड क्या होने वाला है और क्या हो रहा है। अगर आप उन सारी चीजों पे नजर रखेंगे, जैसे ट्रम्प एरा से लेके और बाइडन तक आप देखेंगे, तो यहाँ पे चेंज तो बिल्कुल आ रहा है। ट्रम्प बिल्कुल डिस्कार्ड करते हैं क्लाइमेट चेंज के मुद्दों को और जो बाइडन इसको एक्सेप्ट करते हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम है और हमें सुधारना चाहिए। तो एक्सेप्टेंस कम से कम नजर आ रहा है। इसके अलावा चाइना, ब्राजील और कई सारी और कंट्रियों का इस क्लाइमेट समिट से गायब होना मुझे अखरता है, क्योंकि वो बहुत बड़े कंट्रीब्यूटर हैं क्लाइमेट चेंज को लेके। इसके बाद में दुनिया की फैक्ट्री कहा जाने वाला चाइना, अगर क्लाइमेट के जो कंट्रीब्यूशन है क्लाइमेट चेंज में, अगर वो नहीं करता है तो इसके बहुत बड़े और बुरे नतीजे होने की संभावना है। वो अपने लेवल पे अपने ही कंट्री में अगर थोड़ा बहुत एफर्ट करता है और वो विदाउट बाकी लोगों को कॉन्फिडेंस में लिए करता है, तो उसके इफेक्ट उतने ज्यादा अच्छे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि चाइना का जो इम्पैक्ट है लगभग पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया की फैक्ट्री है, पूरे दुनिया में एक्सपोर्ट करते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो शिपिंग इंडस्ट्री है, वो 90% से ज्यादा कारोबार करने के लिए जिम्मेदार है। लेकिन शिपिंग इंडस्ट्री में अभी भी बहुत सारे ऐसे इंजन इस्तेमाल हो रहे हैं जो एक एक दिन का 25 टन या 25,000 टन तेल कंज्यूम कर जाते हैं, और वो बहुत घटिया किस्म का तेल भी होता है। इसके अलावा जो गाड़ियां बिक रही हैं पूरी दुनिया में, उनको बेचने के लिए लोन दे रहे हैं और भी काफी कुछ। तो पूरी दुनिया की अगर पॉलिसी पे नजर रखेंगे और नेताओं की जो बातें हैं उनको कंपेयर करेंगे, तो उन दोनों में मिसमैच है। हमारे देश में भी है और बाकी देशों में भी है। तो अगर हमें असल में क्लाइमेट चेंज के मसौदे को धरातल पर लागू करना है, तो हम जो बोल रहे हैं वही हमें करना होगा। उसके बाद में जो $100 बिलियन के फंड की बात हो रही है, उससे ज्यादा जरूरी है कि जो डेवलप्ड नेशन है वो अंडर डेवलप्ड नेशन में बड़े बड़े प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर करें और वहां पे जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है वो करें, ताकि कम ग्रीन हाउस गैस इमिशन करके ज्यादा अच्छे प्रोडक्टिव काम वहां पे हो सके और जो लाइफस्टाइल है लोगों की वो इम्प्रूव किया जा सके। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे स्पॉन्सर कर रही हैं इस इवेंट्स को, लेकिन वो कंपनियां भी बहुत बड़े लेवल पे सामान या गुड्स एंड सर्विसेज बेच के ही सरवाइव कर रही हैं, और वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनके कंज्यूमर कम हो जाएं। लेकिन कंज्यूमरिज्म का जो कल्चर है वो अपने आप में क्लाइमेट चेंज के लिए जिम्मेदार है। जैसे अमेजन पे अरबों जो सामान है वो हर रोज बिकता है, और वो हर रोज कचरे के डब्बे में जाता है, और वो कचरा समंदर में जाता है, और समंदर हमारा 50% से ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए जिम्मेदार है। तो अल्टीमेटली जो कंपनियां हैं और जो कचरा निस्तारण के तरीके हैं हमारे, अगर उनकी जिम्मेदारी फिक्स नहीं होती है और जो पूरा नेटवर्क है क्लाइमेट चेंज के लिए जिम्मेदार चीजों का, उनको हम नहीं सुधारते हैं तो बात नहीं बनेगी। और इसमें हम ऐसे नहीं कर सकते हैं कि एक चीज को आज सुधारें, दूसरी को कल और तीसरी को परसों। हमें एक साथ हर मुद्दे पे काम करना पड़ेगा और मिलके करना पड़ेगा। जैसे प्लास्टिक का मुद्दा है, जो हमने पहली बार जो अपने टूथपेस्ट या टूथब्रश इस्तेमाल किया था वो आज भी क्लाइमेट में है, और उसकी वजह से अरबों माइक्रो पार्टिकल जो प्लास्टिक के हैं वो समंदर में और बाकी जलीय जीवों को नुकसान पहुंचा रहे हैं।
लेकिन क्या अब हम प्लास्टिक को इस्तेमाल करना बंद कर चुके हैं? बिल्कुल नहीं। हर जगह पे, हर ये छोटी-छोटी अभी भी चीजों पे कायम है। आपको ये नजर आएगा। नजर आता है। तो जो दुनिया के हम्म। जितने नेतागण हैं, उनको कम से कम एक बात पे ध्यान देना चाहिए कि जो वो बोल रहे हैं वो धरातल पे दिखे। न्याय होना भी चाहिए और होते हुए दिखना भी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि अफ्रीकन कंट्री जहाँ पे भुखमरी की इतनी बड़ी तादाद में मौतें हो रही हैं, आप उनसे एक्सपेक्ट करें कि वो चूल्हा जलाना बंद कर दें क्योंकि उससे कार्बन इमिशन हो रहा है। तो जी बिल्कुल। आपको एक बैलेंस अप्रोच से यहाँ पे आना होगा। प्रोफेसर जी, यहाँ पर मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी क्योंकि अभी जो आपसे सवाल किया गया था उस पर आपने चीन के रवैये की बात की थी और चीन का इसमें शामिल ना होना डेफिनेटली एक चिंता का विषय ज़रूर है, खासकर जब हम चाइना और अमेरिका की बात करें, क्योंकि हम देखते हैं कि ये पहले और दूसरे नंबर पर यहाँ पर कायम है बात जब यहाँ पर हम ग्रीन हाउस गैस फैलाने की बात करते हैं। कार्बन एमिशन को लेकर इनके अपने अपने एजेंडेज आज क्या होने चाहिए, भले ही चीन शामिल ना हो, लेकिन डेफिनेटली क्या आपको लगता है कि ग्लासगो में जो अभी फिलहाल लीडर्स मौजूद हैं और जिनको हम सुन भी रहे हैं, जिनका एक्शन प्लान हमें आने वाले वक्त में शायद नजर आए, उनका इम्पैक्ट क्या होगा वो भी हमें देखने को मिले, लेकिन बात जब चाइना की आ जाती है, चाइना का अभी जो रवैया है वो दूसरे देशों की जो फिलहाल कूटनीति है जलवायु परिवर्तन को लेकर, क्लाइमेट क्राइसिस को लेकर, उस पर इसका जो है प्रतिकूल असर पड़ेगा। बिल्कुल असर तो पड़ेगा ही, क्योंकि चाइना बहुत बड़ी फंडिंग एजेंसी भी है। अगर हमारे आसपास के देशों में नजर दौड़ाएं, पाकिस्तान में, इंडोनेशिया, चीन, ये सॉरी अपना श्रीलंका जी। और लाओस, कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैंड, इन देशों में बहुत बड़ी फंडिंग एजेंसी भी है और उसके दिए हुए फंड से वो अपने आप को डेवलप करने पे लगे हुए हैं। इसका मतलब वहां की जो पॉलिसी होगा उसको भी डिक्टेट चाइना करेगा। चाइना अफ्रीका में भी मौजूद है, अभी यूरोप में भी उसकी मौजूदगी बढ़ रही है और एशिया में लगभग हर जगह पे मौजूद है। जी। और उनके जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो कार्बन इमिशन बहुत बड़े लेवल पे कर ही रहे हैं। लेकिन एक और मुझे जो चिंता सता रही है वो ये है कि जो चीन का शामिल नहीं होने का मतलब है कि चीन की फंडिंग से जो देश डेवलप हो रहे हैं वो भी धीरे धीरे इस मसौदे को एक्सेप्ट करने की स्थिति में नहीं रहेंगे, क्योंकि वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चीन के इन्फ्लुएंस में है। लेकिन अच्छी चीज ये है कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, जैसे हमने ग्रेटा थनबर्ग और उसके एक्टिविज्म के बारे में भी सुना और भी बहुत सारी चीजें देखा जी। सुना, उनका जो इम्पैक्ट हो रहा है वो पूरी दुनिया में फैलने में बहुत ज्यादा टाइम हेल्प। लग रहा है। हाँ। जबकि आज के दिन हर चीज कनेक्टेड है और हर चीज मिनटों में, सेकंडों में पहुंचाई जा सकती है कहीं पे भी। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो डेवलप नेशन है उन्होंने एक तरीके से ये एक्सेप्ट कर लिया है कि हम तो डेवलप हो चुके हैं लेकिन बाकी देशों की हमें ज्यादा चिंता नहीं है। चिंता नहीं है। जैसे हाँ। पेरिस और इनका फ्रांस का देखें तो उनके राष्ट्रपति ने एक बार कहा था कि अगर अफ्रीका अमीर हो जाता है तो हमारे लिए एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो जाएगा। हाँ। तो इस तरीके की जो चीजें हैं वो हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि एक देश की गरीबी दूसरे देश की अमीरी के लिए जिम्मेदार है। तो ये सारे मुद्दे हमें कंसिडर करने पड़ेंगे। डेफिनेटली कंसिडर करने की ज़रूरत भी है। और यहाँ पर जब हम अमेरिका की बात करते हैं, आप भी अच्छे से जानते हैं कि ग्रीन हाउस कहीं गैस फैलाने वाले देशों में शुमार तो ये देश भी है, दूसरे नंबर पर काबिज है। और ऐसे में क्या आपको लगता है कि ग्लासगो में ये जो सम्मेलन हो रहा है कार्बन एमिशन को ही कम करने के लिए दूसरे देशों को राजी करवा पाएगा, वो भी तब जब इस मामले में वो खुद टॉप पर है? देखिए, पर कैपिटा कंजम्पशन की बात करें तो एक एवरेज अफ्रीकन से एक एवरेज अमेरिकन लगभग 55 गुना ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है चीजों को, और खाने पीने, उसके ट्रांसपोर्टेशन पे खर्चे और बाकी तमाम सारी चीजों को देखें तो उसका इम्पैक्ट अमेरिका में साफ साफ नजर आ रहा है। कभी बुश फायर हो रही है, कभी एक्सट्रीम वेदर इवेंट हो रहे हैं, कभी बर्फबारी गिर रहा है। लेकिन अमेरिका की एक अच्छा चीज ये है कि उसकी प्रेजेंस पूरी दुनिया में डॉलर के माध्यम से और उसके जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है उसके थ्रू पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं है। अगर वो अच्छी नीयत से इस मुद्दे को इम्प्लीमेंट करवाना चाहे तो वो काफी हद तक इसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं, बशर्ते कि पहले अपने जो मुद्दे हैं, अपने घर के मुद्दे हैं, उनको भी वो ठीक करें। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि अमेरिका में जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत ही पुअर है और हर बंदा अपनी गाड़ी लेके निकलने को मजबूर होता है। तो अगर वो अपना पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नहीं सुधारेंगे तो उनकी गाड़ियां नहीं बिकेंगी, गाड़ियां नहीं बिकेंगी तो सरकार के पास टैक्स और डीजल पेट्रोल पे जो मिलने वाला टैक्स है वो नहीं मिलेगा।
तो एक तरीके से जो ये सरकारें हैं वो भी उस क्लाइमेट टैक्स पे ही जिंदा हैं जिसकी वो कम करने की बात कर रहे हैं, तो सीधे सीधे वो कम नहीं करने वाले हैं। जैसे अभी यूके में उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां हम प्रमोट करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे एक और टैक्स लगा देंगे, ताकि क्योंकि वो डायरेक्ट तो पेट्रोल और डीजल पे पैसा नहीं दे रहे हैं, आपको टैक्स नहीं दे रहे हैं, तो ठीक है। लोग फिर से डिस्करेज हो जाते हैं कि चलो इस पे भी टैक्स लगने वाला है और इस पे हम ऑलरेडी टैक्स पे कर रहे हैं, तो क्यों वो हम वापस टेक्नोलॉजी पुराने घर ट्रांसफर पे के पर चक्कर में पड़े। हम्म। तो इस तरीके से जो प्रैक्टिकल चीजें हैं उनके ऊपर भी हमें फोकस करना पड़ेगा, और जो ग्रीन इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट हैं उनको हमें बहुत सुधारना पड़ेगा, उनको एनफोर्स करना पड़ेगा, और उनको दुनिया के सामने इस तरीके से प्रपोज करना पड़ेगा कि गरीब से गरीब और अमीर से अमीर देश उसको इस्तेमाल कर पाए, और उसको फैशन के तौर पे बनाना पड़ेगा। जैसे प्लास्टिक को हमने एक टाइम पे फैशन बनाया, जैसे हमने डीजल पेट्रोल और फॉसिल फ्यूल को एक टाइम पे फैशन में लेके आए, अभी इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लेके आ रहे हैं, और मुझे नहीं लगता है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां पूरा सॉल्यूशन है। पूरा सॉल्यूशन है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का अपनी जगह पे होना, हाँ। और अमीर आदमी भी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इस्तेमाल करे, इस्तेमाल ये करें। एक सॉल्यूशन हो सकता है। जैसे लेकिन चंडीगढ़ हाँ। अपने आप में स्मार्ट सिटी बोलते हैं, हम्म। लेकिन यहाँ पे पूरी तरह साइकिल ट्रैक नहीं बने हुए हैं। अगर साइकिल के ट्रैक सिटीज में नहीं है तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई आम साइकिल्स आदमी रखवा दिए साइकिल पे गए चलेगा? हैं जी, बिल्कुल, वी हैव जी। आल्सो सीन दिस थिंग्स। हाँ, साइकिल्स तो रखवा ये दिए गए सारे हैं, हाँ मुद्दे हैं बिल्कुल। जो हाँ, धरातल पे इनके जो प्रेजेंस हैं छोटी वो छोटी हमें चीजें अच्छी हैं। तरीके से नहीं दिखती है। बिल्कुल छोटी छोटी चीजें हैं। प्रोफेसर जी, भारत की बात आप लगातार कर रहे हैं, लेकिन भारत के संदर्भ में भी बहुत से ऐसे सवाल हैं जो जुड़े हुए हैं, आपसे जरूर करेंगे, क्योंकि भारतीय सहयोग की जब हम बात करते हैं तो ये कितना निर्भर करता है जब हम जलवायु संकट की बात करते हैं, इस क्लाइमेट क्राइसिस की हम बात करते हैं। सो फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पे रुक रहे हैं। सो चलिए फिलहाल रखते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। ग्लासगो पर ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग पर फिलहाल जो चिंताएं हैं, और उसके बाद अभी फिलहाल ग्लोबल लीडर्स की जो उम्मीदें हैं, उसके लिए ग्लासगो जो है वो कितना जो है कामगार साबित होने वाला है, चर्चा उस पर लगातार हो रही है। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। भारत के संदर्भ में बात करना भी जरूरी है, क्योंकि क्या कहा जाए कि भारत को भी नपे तुले शब्दों में या फिर कहें कदमों से आगे बढ़ने की यहाँ पर जरूरत है, क्योंकि वो एक कहें उसकी जो एक इकॉनमी है वो एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, और अभी भी वो ऊर्जा के संकट से जो है वो गुजर रहा है। साधनों की बात करें, साधन पूरी दुनिया में भी फिलहाल इसको लेकर कम हो रहे हैं। उसके बेहतर यूटिलाइजेशन की बात आज लगातार हो रही है, और उसके बेहतर यूटिलाइज, उन सोर्सेज को बेहतर यूटिलाइज किस तरीके से किया जा सकता है, इस पर भी आज लगातार बात इस जलवायु सम्मेलन में हो रही है। प्रोफेसर जी, आपसे मैं ये जरूर जानना चाहूंगी कि ग्लोबल इकॉनमी में हम भारत को किस तरह से देखते हैं, भारत की क्या तस्वीर है, भारत की जो भूमिका है, क्या हम कह सकते हैं कि COP26 इस सम्मेलन में वो COP26 में केंद्र भूमिका फिलहाल इस वक्त वो रोल जो है वो अदा कर रहा है? केंद्र भूमिका की बात जब हम करते हैं, देखिए, हर छठा जो इंसान है धरती पर वो भारतीय है, और उसके नाते हम लगभग 20-22 जो % है पॉपुलेशन, उसमें कंट्रीब्यूशन है हमारा पूरी दुनिया में अगर देखें तो। उसके नाते हमें उस जो बड़े मुद्दे हैं उनके हिस्सा होना ही पड़ेगा, उसके दूसरा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा जैसे प्रधानमंत्री ने वसुधैव कुटुंबकम और पूरी दुनिया के क्लाइमेट, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट के बारे में बातें की, वो बातें बहुत अच्छी हैं। इसके साथ साथ में हमें अपने इकोलॉजिकल क्राइसिस जो हम हर रोज अपने देश में फेस कर रहे हैं, जैसे उत्तराखंड की घटनाएं हैं, यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में पहाड़ कभी कभी दरकते रहते हैं, और जो हमारे अनसस्टेनेबल प्रोजेक्ट हैं जिनकी वजह से पहाड़ काट काट के हम अलग अलग हाइड्रोलॉजिकल प्रोजेक्ट बना रहे हैं, बिजली पैदा करने के संयंत्र लगा रहे हैं, उन सबको हमें सस्टेनेबल तरीके से मैनेज करना पड़ेगा। हमारी प्रेजेंस जो ग्लासगो में है वो बहुत अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और पूरी दुनिया हमसे एक्सपेक्ट भी कर रही है कि हम अपने क्लाइमेट के मुद्दों पे अच्छे से काम करें, क्योंकि चाइना के बाद में हमारा एक प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम ह्यूमैनिटी के एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव हैं, क्योंकि बहुत बड़ी जनसंख्या हमारे पास है। लेकिन इसके साथ साथ में हमें उस जो क्लाइमेट समझौता होने वाला है अभी COP26 में, इससे इसके साथ साथ में हमें एक पैरेलल
ठोस प्लान बनाना पड़ेगा कि जो $100 बिलियन की बात हो रही है उसमें से भी हमें अच्छा खासा शेयर मिले हमारी पॉपुलेशन के मुताबिक, और जो पॉलिसी बनने वाली है उसमें भी हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि हम अपने देश में जो मुद्दे हैं उनको ठीक कर पाएं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चर हमारी यूनिवर्सिटियों ने और जो भी हमारी गवर्नमेंट्स रही हैं उन्होंने पूरी एग्रीकल्चर को केमिकल पे शिफ्ट कर लिया, और उनकी केमिकल की इन्वायरमेंटल कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। इसी एग्रीकल्चर को इससे ज्यादा सस्टेनेबल तरीके से हम ऑर्गेनिक तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और बिना केमिकल के हम अच्छा न्यूट्रिशन वाला खाना उगा सकते हैं। उसके लिए हमें दुनिया के दूसरे देशों में सीखना चाहिए। जैसे एक टेक्निक है जिसको पैराडॉक्सिकल एग्रीकल्चर कहते हैं। इसमें पाकिस्तान से एक डॉक्टर हैं आसिफ शरीफ, जिनका बहुत लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है एग्रीकल्चर जी। पे, 50-55 साल उन्होंने काम किया है। जी। तो उनकी टेक्नोलॉजी अगर हम अडेप्ट करें तो केमिकल और जो विदेशों से सीड्स हम इंपोर्ट कर रहे हैं उनसे बिल्कुल बच सकते हैं, और जो क्लाइमेट में कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का उसको भी हम कम कर सकते हैं। इस तरीके की और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं जिनमें हम ट्रैक्टर का इस्तेमाल कम करें, डीजल पेट्रोल का इस्तेमाल कम करें, पानी का जो हम ग्राउंड वाटर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं इतना ज्यादा वो नहीं करें। पंजाब की सिचुएशन आप जानते हैं कि 700-800 फीट पे पानी पहुंच गया है, जो एक आम किसान के लिए नियरली इम्पॉसिबल है। इसके साथ साथ में मैं उत्तराखंड और जो अपना साउथ इंडिया है उसकी रिपोर्ट्स देख रहा था। वहां पे भयंकर सूखे की संभावनाएं हो रही हैं, ग्राउंड वाटर बहुत खत्म हो रहा है, हम पानी को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। नदियां हमारी जो सारी साल बहने वाली नदियां थी वो बरसाती नालों में शिफ्ट हो रही हैं। इसका मतलब है कि हम बहुत बड़े इकोलॉजिकल क्राइसिस की तरफ जा रहे हैं जी। अगर हमने पूरी पॉपुलेशन को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया, और ग्लासगो समझौते से भी हमें अगर कोई अच्छा ठोस परिणाम नहीं मिलता नहीं है मिलता है। तो ये हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा इन सारे मुद्दों को संभालना। डेफिनेटली भारत के संदर्भ की बात कर रहे हैं, क्या भारत के लिए कोई गुड न्यूज़ है? जी, भारत के लिए गुड न्यूज ये है कि हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छे से वहां पे मुद्दों को एक्सप्लेन किया है और हमारे नजरिए को बताया है कि हम आज भी वसुधैव कुटुंबकम वाली फिलॉसफी में विश्वास करते हैं। इसके साथ साथ में हम जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हमारे पास हैं वो हम बाकी देशों को देने के लिए तैयार हैं। इसके साथ साथ में वहां से जो क्लाइमेट फंड बन रहा है $100 बिलियन का पर ईयर का जो कंट्रीब्यूशन देने की बात हो रही है, तो उसमें से भी बड़ा हिस्सा मिलने की संभावना है हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से। और उसके साथ साथ में वहां से ठोस एक्शन प्लान हमारे पास आने की संभावना है जिसके बेसिस पे हम अपने कार्बन उत्सर्जन को भी कम करेंगे और ग्रीन इकोनॉमी की तरफ हम जाएंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन के जो लाइफस्टाइल है उसको भी इम्प्रूव करें। ग्लोबल हैंगर इंडेक्स और इस तरीके के इंडेक्स में हमारे जो दुर्गति हो रही है उसमें भी हमें जी। इम्प्रूव करने की जरूरत है। और उसके साथ साथ में हमें ये भी ध्यान रखने की जरूरत है कि जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है हमारा प्रेजेंस उन पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से रिप्रेजेंट होना चाहिए। अदरवाइज ये होता है कि कुछ साल बाद में लोग भूल जाते हैं कि किसने क्या बोला था, और वो सारी चीजें जो अभी कंटिन्यू हो रही हैं वो होती रहती हैं और कार्बन इमिशन बढ़ता रहता है। बढ़ता रहता है। यहाँ पर प्रोफेसर जी हम लगातार अब फिलहाल भारत की बात कर रहे हैं। चलिए हम अपने नागरिकों की बात करते हैं, हम अपनी बात करते हैं। फिलहाल जब हम बात पर्यावरण की करते हैं इसके टूवर्ड्स अभी फिलहाल हम देखते हैं कि लोगों का जो व्यवहार है वो क्या आपको लगता है कि बदल रहा है, या फिर अभी फिलहाल जो सिचुएशन हमने देखी है, बाढ़ लगातार हुई, बेमौसमी बारिश, जब मॉनसून को चले जाना चाहिए वो नहीं गया है। देयर आर सो मेनी थिंग्स जो बहुत ज़्यादा चिंतनीय हैं, चिंता का विषय हैं। सो ऐसे में क्या आपको लगता है कि हम प्रकृति के इन जो क्रूर संकेत हैं उनको हम समझ रहे हैं? प्रकृति के टूवर्ड्स आज हमारा व्यवहार क्या है और इसे और कितना बदलने की जरूरत है? क्या हम प्रकृति की ओर बढ़ रहे हैं या इसे और दूर जाते जा रहे हैं? मुझे लग रहा है कि फिलहाल अगर हम डेटा पे नजर दौड़ाएं तो हम प्रकृति से दूर जाते हुए दिखाई देंगे। और हमारा जो देश है वो अमीर देश है लेकिन गरीब लोग यहाँ पे ज्यादा हैं। मुट्ठी भर लोग हैं, 52 लोग हैं जिनके पास 50% से ज्यादा धन दौलत उन्होंने इकट्ठा करके अपने जेब में रखी हुई है। 80% से 80 करोड़ के लगभग देश में हमारे ऐसे नागरिक हैं जिनको भूखे पेट सोने की नौबत आ जाती है।
तो अगर हम ये इनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात करें, जैसे कोरोना के टाइम पे एक रिपोर्ट आती है जिसको हम इनइक्वालिटी वायरस रिपोर्ट के नाम से जानते हैं, जो ऑक्सफाम ने रिप्रेजेंट की है। इसमें सीधा सीधा दिखाया गया है कि जो इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस हैं वो इसलिए भी हो रहे हैं कि एक तबका जिसके पास अनाप शनाप धन दौलत है, विदेशों में जाके अपना जो धन दौलत है वो सबमिट करा के आ रहे हैं, पेंडोरा पेपर्स अभी एक्सपोज हो रहे हैं, वहां पे बहुत आपको ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी कि जो अमीर हैं उनको अमीरी की भूख जा ही नहीं रही है। जिनको हमने भारत रत्न तक दे दिया वो भी विदेशों में जाके अपना फंड सबमिट करवा के आ रहे हैं। इसका मतलब है कि जो गरीब और अमीर के बीच में खाई है वो बढ़ती हुई जा रही है। और इतनी बड़ी पॉपुलेशन अगर गरीब होगी तो हम उससे एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं कि वो बिल्कुल। अपना खाना बनाना भी छोड़ दें, चूल्हा हाँ। जलाना भी छोड़ दें। हम्म। दूसरी तरफ वो इतने अमीर हो गए हैं कुछ लोग कि वो दो बंदों को रहने के लिए उनको 27 मंजिल के घर की जरूरत पड़ रही है। तो मामला ये है कि एक तरफ हम कंज्यूमरिज्म को इतना ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं और दूसरी तरफ बेसिक रिक्वायरमेंट भी पूरी नहीं हो रही है। तो इसकी वजह से जो गैप है वो बढ़ता हुआ जा बढ़ता रहा जा है। रहा है। इसकी वजह से जो क्लाइमेट चेंज है वो भी बहुत ज्यादा इसमें नुकसान हमें देखने को मिल रहा है। इसके बाद में फूड प्राइसेस की अगर बात करें तो वो हमें बहुत बड़े लेवल पे देखने को मिलने वाला है। इसमें एक इम्पोर्टेंट मुद्दा ये है कि हमने इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के हिसाब से जो फसलें जिस जगह पे उगनी चाहिए थी उनका ठीक। जगह चेंज कर दिया है हम्म। और वहां पे हम सिंगल या ड्यूअल क्रॉप पे आ गए हैं। जैसे पंजाब में केवल गेहूं धान के ऊपर ही घूम रहे हैं हम लोग। अगर ठीक है यहाँ पे सर। जो डाइवर्सिटी होती थी नेचुरल, अगर उस पे नहीं आते हैं तो यहाँ पे फूड क्राइसिस कभी भी हो सकता है। कभी भी हो क्योंकि सकता है। जब हमारे पास 2-3 ऑप्शन ही होते हैं तो हम्म। उनमें से कौन सा कब फेल हो जाएगा हमें खुद को पता नहीं है। हम्म। इसके साथ साथ में अगर बाकी इंडेक्सेस देखें, जैसे हमारे मेल नरिशमेंट के जो प्रॉब्लम है, महिलाओं में ब्लड डेफिनेटली कम सर है, जी। उनमें न्यूट्रिशन की कमी है, तो ये सारे मुद्दे हमें कंसिडर करने पड़ेंगे हम्म। ताकि एक इवन डिस्ट्रीब्यूशन हो इकोलॉजी इन्वायरमेंट ये के जरूरी बर्डन है। का भी बिल्कुल और सर, धन का भी कॉन्सिक्वेंसेस। डिस्ट्रीब्यूशन बढ़िया हो। डेफिनेटली जी। सर, कॉन्सिक्वेंसेस सब जानते हैं, लेकिन एकदम अनजान होकर फिर भी जो चीज़ें चल रही हैं अब उन्हें रोकने की आज ज़रूरत है। एनीवे सर, थैंक यू सो मच प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सच अ गुड नॉलेज विद अस ऑन दिस शो। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जी। सो डेफिनेटली एक कहें एक नई ग्रीन ग्रिड जो है वो सभी के साथ, सभी देशों के साथ जोड़ने की आज ज़रूरत है जब बात क्लाइमेट क्राइसिस की हो। और जब तक इस ग्रिड को नहीं जोड़ा गया तब तक ये जो एक्शन प्लान्स हैं वो सिर्फ एग्रीमेंट बनकर ही रह जाएंगे, उनका इम्पैक्ट जो है वो हमें नहीं देखने को मिलेगा। आज के स्ट्रेट टॉक में सिर्फ इतना ही। कल एक नए विषय के साथ होंगे हाजिर। जॉस हिंद की बाकी प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।